Awesome. इस वक्त हम मौजूद हैं 16वीं शताब्दी के महलों के बीच में। ओरछा का एक फोर्ट का मुख्य दरवाजा है। कभी आप बाइसिकल हेरिटेज जो है पॉइंट्स के लिए जाएंगे ओरछा में, ओरछा के पुरातत्व स्मारक, यहाँ के नैसर्गिक और प्राकृतिक सौंदर्य, और उसके अलावा जितने भी पुराने मंदिर और महल हैं उनकी बाइसिकल हेरिटेज वॉक के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको ओरछा के इसी दरवाजे से जाना होगा। ये पहला वो साइट सीन रहेगा आपका जहाँ से आप अपने हेरिटेज वॉक की शुरुआत करेंगे। उसके अलावा ओरछा का एग्रो जो टूरिज्म है उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। ओरछा का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। और ढेर सारे मंदिर, महलों और इमारतों के बीच हम अपनी इस पूरी जो बाइसिकल हेरिटेज रन है उसको जारी रखेंगे। आपको उन सब मोनूमेंट्स से रूबरू कराएंगे जहाँ पर आकर ओरछा के लोग खुद को अभिभूत और आनंदित महसूस करते हैं। चलिएगा हमारे साथ इस हेरिटेज वॉक में। ओरछा फोर्ट से हेरिटेज वॉक की शुरुआत के बाद अब हम बाइसिकल ट्रैक पर हैं। तकरीबन 3 किलोमीटर का जो रास्ता है वो हमने साइकिल से तय किया है और अपने पहले पड़ाव की ओर हैं। मेरे आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर वो खेत हैं जहाँ पर जो पर्यटक हैं उनको दिखाया जाता है कि अभी रबी की फसल का समय है या खरीफ की फसल का समय है। तो एग्रो टूरिज्म के अंतर्गत ये आता है। हमारे साथ ही मनोहर लोगों को अपने इस पूरे बाइसिकल ट्रैक के दौरान सबसे पहले यही नज़ारा दिखाते हैं। सुबह का वो वक्त होता है जब लोग व्यायाम करते हैं। व्यायाम में सबसे अच्छा व्यायाम जो हम भी देख रहे हैं, तकरीबन 3 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद जो पसीना पसीना हो गए हैं और ये सफ़र अभी चलने वाला है। आने वाला जो ट्रैक है वो तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर और का है। उसके बाद फिर वापसी। तो आप भी चलिए इस सफ़र में और सफ़र के पहले पड़ाव में जो एग्रो टूरिज्म है उसका आप आनंद ले सकते हैं। कभी भी आए तो एग्रो टूरिज्म के जरिए पता करें, गांव वालों से बातचीत करें कि कौन सी खेती इस वक्त उन्होंने बोई है अपने खेतों में। बाइसिकल ट्रैक के सफ़र में जो धीमी धीमी बरसात था, मंद मंद बरसात थी, अब वो तेज़ बारिश में तब्दील हो गई है। और बारिश के मौसम में इस तरह के ट्रैक का ओरछा में एक अलग ही मज़ा है। वो लोग जब ओरछा के प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ की वन संपदा, यहाँ के हेरिटेज मोनूमेंट के बीच जब बरसात के मौसम में इस तरह आनंद लेते हैं तो उसकी अनुभूति ही कुछ अलग होती है, कुछ खास होती है। आप जब भी आएंगे अगर इस तरीके का मौसम हो जिस तरह से हमें मिला, उसको देख के आप वाकई में अभिभूत हो जाएंगे। चारों ओर से प्राकृतिक वनांचली से घिरा हुआ है। यहाँ पर इको टूरिज्म भी है। और इस बाइसिकल ट्रैक के दौरान आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह एक मोर जो है, सुबह का वक्त है, खुशनुमा समय है और उस दौरान ओरछा के जंगलों के आसपास के इलाके में विचरण कर रही है। एक मोर इस कोने दिखाई देगी, एक मोर उस दूसरी तरफ। तो ये आप इस तरीके के नज़ारे जब ये बाइसिकल ट्रैक पर रहेंगे तो आपको आम रहेंगे देखना। और जब भी आप आएँ तो इन सब जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है, जो पशु पक्षी हैं, उनको भी निहार सकते हैं। उनकी भी सुबह की जो किस तरह उनकी सुबह होती है हमारे साथ, उसको भी देख सकते हैं। देखिए किस तरह शांति चित्त ये बैठी हुई हैं और निहार रही हैं पूरे ओरछा के जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको, क्योंकि चारों ओर से ये पहाड़ियों और जंगल से घिरा हुआ ये इलाका है। तो देखिएगा मेरे पीछे ये नज़ारा।
बाइसिकल ट्रैक के सफ़र में हम तकरीबन 5 किलोमीटर जो साइकिल है वो चला चुके हैं। और ऐसे में अगर आपको रोज़ाना जो बाइसिकल चलाने का शौक़ नहीं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त व्यायाम साबित होगा, आप यकीन मानिएगा। और अब वह वक्त आ गया है कि जब हम सूर्योदय का नज़ारा देखेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको परेशानियां भी झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो पत्थर की बनी दीवार है इससे तय करना होता है इस पूरे सफ़र को। इससे तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी है, तो थोड़ा सा आपको अलग से मेहनत करनी होगी इसके लिए और पैदल चलना होगा। तो अब हम चलते हैं जो सूर्योदय है उसका नज़ारा देखने के लिए, रोमांचित होने के लिए। आप भी चलिएगा हमारे साथ इस सफ़र में। दोस्तों अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर आकर जो पर्यटक है वो सूर्योदय का नज़ारा लेता है। ये वॉच टावर है, यहां पर खड़े होकर सामने से जो सूर्योदय का नज़ारा होता है। क्योंकि आज मौसम बरसात का मौसम है, मौसम ख़राब है, उस नाते हम आपको अभी वो नज़ारा तो नहीं दिखा पा रहे। लेकिन ओरछा के बारे में ये कहा जाता है कि 7 धार सरजू बहे नगर ओरछा धाम, फूल बाग नौ चौक में ब्राजे राजा राम। तो ये जो पॉइंट है मेरे सामने आप देखेंगे, 7 नदियों की धाराएं, ये सामने अलग अलग पॉइंट्स हैं। क्योंकि अभी बरसात की शुरुआत है, ऐसे में पानी बेहद कम है, तो वो पूरी तरीके से वो नज़ारा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यही वो पॉइंट है, इस नदी के बीचों बीच 7 धाराओं का, 7 धाराओं का मिलन होता है। और विशेष रूप से जो पर्यटक हैं वो जब ओरछा आते हैं तो ये सब चीज़ें जो ओरछा का जो नैसर्गिक सौंदर्य है, ओरछा का ये बाइसिकल ट्रैक टूरिज्म है, उनका लुत्फ़ नहीं उठा पाते। उनको पता ही नहीं होता कि इस तरह का टूरिज्म भी ओरछा में बहुत अच्छे तरीके से, एडवेंचर टूरिज्म भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। और हमारे साथ मौजूद हैं वो साथी जो ये पूरे एडवेंचर टूरिज्म, बाइसिकल ट्रैक, हेरिटेज वॉक, इन तमाम के साथ जो राफ्ट है उसको भी करते हैं। तो आप तो आते होंगे यहाँ पे, तो कितने लोग आते हैं यहाँ पे? नमस्ते मयंक जी, यहाँ पर जैसे अभी लास्ट ईयर से ही शुरू हुआ है मध्य प्रदेश टूरिज्म और लोकल प्रशासन के सहयोग से। तो ये जो जगह निकल के आई है बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर करीब जब साइकिल चलाते हुए आते हैं, कहीं कहीं हमें थोड़ा हल्का सा वॉक भी करना पड़ता है, जो पुरानी जो बाउंड्री है। फिर जैसे हम जब यहाँ पहुँचते हैं, जब पर्यटक इसको देखते हैं तो उनके जो मुंह से निकलता है आते ही वाह, हम कितनी अच्छी जगह पहुँच गए। तो उसके बाद जब देखते हैं पक्षियों की चहचहाट और नेचर, प्लस के साथ 2 नदियों का जो व्यू, जिसमें देखेंगे बेतवा और जामनी, इसी के दौरान इस बीच हम देखेंगे जो 2 नदियों के बीच की सप्त धारा है ना, वो यहाँ पर एक साथ नजर आती है। ये सर, ये जैसे यहाँ से शुरुआत हो जाती है, एक यहाँ रहा, 3 का मिलन ये हो जाता है, फिर उसके बाद ये आ जाता है, फिर उसके बाद अपनी जंगल जाना दिख रहा है। अब थोड़ा पानी दिख रहा है, वो पानी का बहाव तेज होता है तो आपको सीधा स्पष्ट दिख जाता है यहाँ से। ये 7 सप्त धाराएं जो छोटी छोटी धारा होती है, तो मतलब इतने दूर जब लोग बाइसिकल ट्रैक से आते हैं तो कुछ तो नाखुश भी हो जाते होंगे, क्योंकि जिनको ज़्यादा सुबह व्यायाम की आदत नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते, एक्सरसाइज की आदत नहीं है, तो उनको तो समस्या रहती होगी। नहीं, देखिए सर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। इसमें अधिकांश जैसे अब कोई पर्यटक आता है, नेचर का लवर होता है जो, वो थकान 2 प्रकार से होती है। एक तो फिजिकल, एक मेंटलिटी।
तो वो अपने दिमाग में एकदम परिपक्व करके आता है कि नहीं हमें ये चीज़ों का आनंद लेना है। तो उसमें ऐसा हमें कभी देखने को नहीं मिला है कि इसको थकान ज़्यादा हुई है। काफ़ी कितने पर्यटक ला चुके हो अब तक आप? अभी यहाँ हम लगभग 50 से ऊपर पर्यटक आ चुके हैं। यहाँ पर ग्रुप में भी आए, देशी अभी तो विदेशी आज भी तो आए। हमने उस जो सूर्योदय का नज़ारा है वो नहीं देख पाया, आपने तो कई बार देखा होगा, कैसा लगता है उसके बाद? बहुत ही अद्भुत लगता है। लोगों की जो उनके विचार हैं उनको काफ़ी उनको पसंद आता है ये जगह। और एक हमारी जो हेरिटेज विरासत है ये भी उनको देखने को मिलती है। साथ ही साथ आप इस पौड़ी इस क्षेत्र में देखेंगे उन्हें नेचर के साथ साथ एग्रीकल्चर के बारे में भी यहाँ से अवगत हो जाते हैं। जैसे ये खेत देख रहे हैं, पेड़, क्योंकि शहरों में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। तो अभी मेरा एक साथ एक जो पर्यटक थे वो सिंगापुर से थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ बिल्डिंग है लेकिन ऐसी जगह नहीं है। अब तो कोरोना काल में तो लेकिन आप लोग बहुत परेशान हो गए क्योंकि तो सर, पर्यटक आ नहीं रहे। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही बात बोली है। कोरोना काल में ये यहाँ ही नहीं पूरे विश्व में ये समस्या आ चुकी है। लेकिन हमें जो लगा है कि कोरोना काल में हमें अपने आप की यूनिटी के साथ साथ और रोज़गार भी स्थापित करने के लिए हम ऐसे जो स्थान है, मतलब ओरछा में नहीं बहुत सी जगह पर होंगे आसपास, छोटे छोटे जो हमारे 3 से 4 किलोमीटर के आसपास होंगे। एक गवर्नमेंट ने एक इवेंट भी किया था लोकल विथ इंडिया। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म और लोकल प्रशासन का ये उद्देश्य था उसमें कि जो स्थानीय लोग हैं वो प्रतिदिन या 2 हफ्ते में 1-2 दिन निकालें और अपने आसपास वॉक करें या जो भी करें। तो उससे क्या है, अपने स्थान की जानकारी दूसरी जगह पहुंचाएगी, तभी लोग उस जगह पर जाना पसंद करेंगे। तो ये मनोहर थे जो बता रहे थे कि जो भी पर्यटक यहाँ पर आता है वो यहाँ पर इस पूरे नज़ारे को देखकर अचंभित सा महसूस करता है, अचंभित होता है, भाव कहने लगता है, और वो तमाम जो उसके मन की उसके हृदय की भावनाएं होती हैं वो बाहर निकल आती हैं। बावजूद उसके कोरोना काल में जो पर्यटक हैं उनकी आवाजाही कम है। ऐसे में मनोहर जैसे पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से अपील कर रहे हैं कि भले ही हमारा व्यापार ना चल रहा हो, भले ही हम इस वक्त रोजी रोटी के लिए मोहताज हों, लेकिन लोग आसपास के लोग ओरछा के 1 से 5 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले लोग रोज़ाना इस बाइसिकल ट्रैक का आनंद लें, रोज़ाना आएँ और फिजिकल इस तरीके से आप मेहनत करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और इम्यूनिटी पावर को मजबूत करना इस कोरोना काल में बेहद ज़रूरी है। तो वही अपील कर रहे हैं। आगे भी हम चलेंगे, बहुत सारे ट्रैक और भी हैं, उनको भी हम देखेंगे अपने इस पूरे सफ़र में। How was your overall cycle tour experience with India with locals? That's a great experience. It was much fun. We visited some places from the 17th century, and it was very impressive. And then this river, this is so beautiful, and it smells so good here. There is this flower that smells so good, and I really enjoy it. Yes, for sure. Yeah, thank you. How was your overall cycle tour experience with India with locals? The entire experience was very good, and we got to see a few amazing places, and we ended on this Sadhara point, which I have never seen, and it was amazing experience, and I think it should be conducted regularly so that we can attract more and more tourists. Thank you so much. बाइसिकल ट्रैक में हमने कई पक्षियों को देखा, लेकिन अब हम आपको जिस पक्षी को दिखाने वाले हैं उसका नाम है किंगफिशर। ये पक्षी की वो प्रजाति है जो आमतौर पर विलुप्ति की कगार पर है, बहुत कम देखने को मिलती है। तो बरसात भी धीरे धीरे मध्यम होने लगी है, छोटी छोटी फुहारों के बीच। आप देखिएगा मेरे पीछे एक खम्बा है और उस खम्बे पर तो किंगफिशर नाम का पक्षी है जो आमतौर पर अब बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन ओरछा के साइकिल ट्रैक पर जब भी आप आएंगे तो इस तरह के पक्षी जो आपने बहुत कम देखे होंगे, बहुत कम जगह देखे होंगे, वो विचरण करते हुए दिखाई देंगे। और उनमें से एक पक्षी है किंगफिशर जो इस वक्त उस खंबे के ऊपर है। मध्यम बरसात हो रही है, धीमी बरसात हो रही है, और वाकई में ये पूरा जो नज़ारा है मुझको तो व्यक्तिगत तौर पर आनंदित करने वाला है। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिटाई, गोपद सिंध अनल से चलाई।
इस चौपाई का उपयोग इसलिए क्योंकि हमारे बाइसिकल ट्रैक में हम पहुँचे हैं ओरछा के प्रथम दरवाजे में। प्रथम प्राचीन दरवाजा है ओरछा का, और ओरछा का महत्व जो है, जितना पुरातत्व है उससे कई गुना यहाँ का धार्मिक महत्व है। और श्री राम राजा सरकार यहाँ के लोगों के आराध्य हैं। ऐसे में उनका स्मरण कर कर ही जो पर्यटक हैं, जो धार्मिक पर्यटक हैं, वो आते हैं और यहीं से प्रणाम करने के बाद इस तीर्थ भूमि में प्रवेश करते हैं। और जो पुरातत्व के शौकीन है, ये प्राचीन दीवार आप देख रहे हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं। और जब जिस तरह का आप साइकिल ट्रैक करोगे, बाइसिकल ट्रैक करोगे, तो ये कई जो पड़ाव हैं उनको पार करने के बाद आपको मिलेगा। तो आप ज़रूर आइएगा और देखिएगा, ये प्रथम प्राचीन दरवाज़ा है, ओल्ड गेट है ओरछा का। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अपने साइकिल ट्रैक के उस जगह पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मेरे सामने ही आप देख सकते हैं, ये कल्प वृक्ष है और प्राचीन मान्यताएं हैं इस वृक्ष को लेकर के। अगर आप कोई मनोकामना रखते हैं अपने मन में और यहाँ पर मन्नत करते हैं तो वो पूरी होती है। बाकी इसके कुछ लोग इसको बोबो ट्री भी बोलते हैं और इसको देखने के लिए काफ़ी सैलानी विशेष तौर पर आते हैं। आप भी देखिएगा इस बोबो ट्री को, जिसको हम कल्पवृक्ष कहते हैं। और हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार यहाँ पर मन्नत मांगने से वह मन्नत पूरी होती है। लेकिन ये कई प्रकार की जड़ी बूटियों में भी सहायक है। शोध जारी है, लेकिन आप आएँ तो इस कल्पवृक्ष को ज़रूर देखें अपने साइकिल ट्रैक के दौरान। ओरछा एक ऐसी जगह है जहां मंदिर और महलों की भरमार है। तकरीबन 50 से 56 पुरातात्विक मोनूमेंट्स हैं। और हमारे साइकिल ट्रैक में जो मोनूमेंट आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये नौनो जी की हवेली है। नौनो जी की हवेली इसको कहा जाता है। 16वीं शताब्दी की ये हवेली है। यहाँ की नक्काशी देखने लायक है। अंदर आप जाएंगे तो देखेंगे कि बेहद अच्छी कलाकृतियाँ इस हवेली के अंदर हैं। और ऐसी तमाम ओरछा के मोनूमेंट्स हैं जो कलाकृतियों से भरे हुए हैं, स्थापत्य से भरे हुए हैं। अलग अलग तरीके का स्थापत्य आपको ओरछा में देखने को मिलेगा। हिंदू स्थापत्य, मुगल स्थापत्य का जो समावेश है वो ओरछा में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये साइकिल ट्रैक है तो हम अपने सफ़र को आगे जारी रखते हैं। आगे देखते हैं कौन सा वो मोनूमेंट है जो इस ट्रैक में हमको मिलता है। कोरोना काल का वक्त चल रहा है, ऐसे में हम आपको अब जिस मोनूमेंट से रूबरू कराने वाले हैं, ये फुफियाने की हवेली है। और 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के बीच में इसका निर्माण हुआ था। और कहा जाता है कि ओरछा के जो राजवैद्य थे वो यहाँ निवास किया करते थे। और कभी भी स्वास्थ्य संबंधी आपदा विपदा में ओरछा और यहाँ के रहने वाले लोग, राजा की जो प्रजा थी, वो संकट में आती थी तो राजवैद्य उनके संकट को दूर किया करते थे। तो हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह कोरोना की वैश्विक महामारी हमारे देश में फैली हुई है, इसी तरह हमारे डॉक्टर कोई वैक्सीन तैयार करें और जल्द हम इस कोरोना रूपी वैश्विक महामारी से मुक्ति पा पाएँ। बाइसिकल ट्रैक ने तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। सुबह तकरीबन 5 बजे हम निकले थे और 7 से 7:30 के बीच का ये वक्त है। ऐसे में टी टाइम है, ये चाय बनती है और बीच में एक होटल पड़ता है, वहाँ पर हम चाय पीने के लिए जा रहे हैं। देखिए
चाय की चुस्की के स्वाद के साथ अब नई ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ हम अपने बाइसिकल ट्रैक की ओर आगे की ओर जाने को हैं। बहुत सारे मोनूमेंट और भी हैं जो बाइसिकल ट्रैक पर मिलेंगे। चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। साइकिलिंग कर कर आप जैसे ही आएंगे तो पूरे जो रास्ते के बीच में अब हम बीच बस्ती में पहुंच चुके हैं। मेरे सामने आप फूलबाग उद्यान ओरछा देख रहे हैं, उसके पास हरदौल बैठका है और सामने श्री राम राजा सरकार का दरबार है। जन जन के आराध्य है श्री राम राजा सरकार और ओरछा में राजा के तौर पर विराजते हैं और देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम राजा के तौर पर पूजे जाते हैं। 4 पहर सशस्त्र गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और देश के किसी भी वीआईपी और वीवीआईपी को किसी तरह की सलामी नहीं दी जाती। यह विशेषता है ओरछा के रामराजा दरबार की। साथ ही पास में ही हरदौल बैठका है और बुंदेलखंड के लोगों के लिए लाला हरदौल लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि गौन गौन बने चौतरा बहनन को जियारो बिस खा के मरगौन पे भी बुंदेला प्यारो। तो आप जब अपने साइकिल सफ़र से ओरछा को देखेंगे, यहाँ के मोनूमेंट, यहाँ के मंदिर महलों को देखेंगे तो इन इमारतों को, इन मंदिरों को देखना न भूलें। अब हम अपने अगले पड़ाव की ओर चलते हैं, देखते हैं इसके बाद कौन सा मोनूमेंट है और मंदिर है। पुरातात्विक स्मारकों, धार्मिक मान्यताओं और प्राकृतिक सौंदर्य में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ओरछा बेहद खास है ही, लेकिन साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए भी ओरछा बेहद महत्वपूर्ण जगह है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये महाकवि केशव का निवास गृह है। यहाँ रह के उन्होंने रामचंद्र का रसिकप्रिय समेत तमाम उपन्यासों को लिखा और महाकवि केशव के बारे में कहा जाता था कि रीतिकाल के वो मूर्धन्य कवि थे और कहा जाता था कि सूर्य सूर्य तुलसी सची उड़गन केशवदास बाकी कवि खज्योतसम जह तह तरस प्रकाश। मतलब सूर्यदास जी को सूर्य की उपमा दी गई, तुलसीदास जी को चंद्र की और महाकवि केशव को नक्षत्र की उपमा दी गई थी इसमें, और अन्य कवियों को जुगनुओं की उपमा से अलंकृत किया गया था। तो ये आप जब भी ओरछा आए और जो बाइसिकल ट्रैकिंग है उसके रास्ते में ही ये जगह पड़ती है, महाकवि केशव का ही निवास गृह है और इसको जरूर देखें जो भी लोग साहित्य में रुचि रखते हैं। बाइसिकल राइड के सफ़र में तकरीबन 12 किलोमीटर बाइसिकल साइकिल चलाने के बाद अब हमारा जो सफ़र है वो लक्ष्मी मंदिर पहुंच चुका है। कुछ देर में 1605 से 1627 के बीच में इस लक्ष्मी मंदिर का निर्माण कराया था और धन और वैभव की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी को ये मंदिर समर्पित है। इस मंदिर को अगर हम दूर से देखेंगे तो ये गरुड़ जी का आकार है, इसका पूरा जो मंदिर बना हुआ है वो गरुड़ जी के आकार का है और अंदर से श्री यंत्र जो धन और वैभव और समृद्धि का प्रतीक है, श्री यंत्र, वो पूरे आकार का ये पूरा मंदिर है। पूरी तंत्र विद्या के जरिए इस मंदिर का जो वीर सिंह जी देव थे उनके द्वारा निर्माण कराया गया था। एक कोना दूसरे कोने को जोड़ता है इस मंदिर का और आप ओरछा आए तो लक्ष्मी मंदिर के इस मंदिर को जरूर आप देखें, इसको जरूर निहारें और हमारा जो ट्रैक है उस ट्रैक में ही ये लक्ष्मी मंदिर मिलता है। तो बहुत सारे जो सैलानी हैं वो आते भी हैं और आप भी ज़रूर देखें इस अद्भुत मंदिर को। जो लक्ष्मी जी का ये मंदिर जो है बेहद कम है हमारे देश में, उनमें से एक मंदिर है लक्ष्मी जी का और आप इसको देखिएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो मूर्ति थी वो गुजरे ज़माने में वो चोरी हो गई थी, तो मूर्ति तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप दूर से ही माथा टेक कर जा सकते हैं जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं जो लोग। और इसके पीछे मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरह से पूरे शहर का ये नज़ारा है, काफ़ी रोमांचित करने वाला ये नज़ारा है। ओरछा के सारे मोनूमेंट, मंदिर, महल, प्राकृतिक सौंदर्य, पूरा जो शहर है उसको आप समेट सकते हैं यहाँ देख के अपने कैमरे में। लेकिन ये एक छोटा सा कस्बा है ओरछा, शांत शहर ओरछा, प्राकृतिक
सौंदर्य से परिपूर्ण शहर ओरछा, पुरातात्विक संपदा से परिपूर्ण शहर ओरछा और राजा राम की नगरी ओरछा, जहाँ भगवान राम राजा के तौर पर विराजते थे। सबसे ज़्यादा समृद्ध है प्राकृतिक सौंदर्य के मामले में, और चारों तरफ हरे भरे जंगल, कल कल निनाद करती बेतवा और तमाम अकूत संपदा ओरछा में है। और अगर शांति, सुकून, चैन की तलाश किसी को है तो वो शहरों की भाग दौड़ भरी जिंदगी, आपाधापी भरी जिंदगी के बीच सुकून के कुछ पल ओरछा के ऐतिहासिक स्मारकों को देख, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को निहार और यहाँ के समृद्ध साहित्य के बारे में जानकारी लेकर लगा सकते हैं। लोग जरूर आएँ इस अद्भुत शहर ओरछा में, श्री राम राजा की नगरी ओरछा में। और ये आप देख रहे हैं छतरी वाला इलाका है, जो सामने जो है वो जितने भी राजा थे उनकी डेस्क है, उनकी छतरियाँ हैं। दूसरा इलाका है सामने, नदी भी पड़ेगी, बेतवा नदी। अब से कुछ देर बाद आप जो देखेंगे वो बेतवा नदी होगी। तो वो आगे वाला हिस्सा था, वो शुरुआती ट्रैक में था, वो ये बाद वाला जो हिस्सा है जो कंचना घाट कहलाया जाता है, उसके ही पास है हम। और पुरातन काल में किंवदंती है कि कंचना घाट में जो है स्वर्ण वर्षा हुई थी पुरातन काल में। और ये पूरा इलाका जो है वो व्यासपुरा कहलाया जाता था, जो कंचना घाट के पास के इलाका है, जहाँ पर अब होटल्स बन गए हैं बहुत सारे, ढेर सारे, क्योंकि पर्यटन बहुत बड़ा माध्यम है ओरछा का। ओरछा के लोगों के आर्थिक आधार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। ज़्यादातर लोग पर्यटन के जरिए अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। और इन दिनों जब कोरोना वैश्विक महामारी आई है तो ऐसे में सबसे ज़्यादा पर्यटन उद्योग पर ही जो है परेशानी आई है। अब हम ओरछा की छतरियों पर पहुंच चुके हैं और मेरे सामने आप देख सकते हैं ये राजाओं की छतरियां हैं। मरणोपरांत उनको यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। और इन छतरियों पर जो खास चीज़ है वो ये है कि विलुप्त होती प्रजाति गिद्ध सबसे ज़्यादा छतरी वाले इसी इलाके में पाया जाता है। आप सामने देख ही रहे होंगे ढेर सारे गिद्धों का जो झुंड है वो मीनारे हैं, ऊपर का जो टॉप का हिस्सा है वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ ढेर सारे जो गिद्ध हैं वो पाए जाते हैं। इसके अंदर का नज़ारा बेहद खास है, बहुत खूबसूरत गार्डन है। और सैलानी जब इस छतरी के इलाके के अंदर पहुँचते हैं तो एक अलग ही तरीके का नज़ारा उनको देखने को मिलता है। आप भी चलिए हमारे साथ दिखाते हैं आपको छतरी के अंदर का नज़ारा। फोटोग्राफ के शौकीनों के लिए ये बेहद रोचक जगह है। इस जगह से आप ओरछा का जो राजा महल है उसका बहुत शानदार फोटोग्राफ ले सकते हैं। सामने अड़वाना पुल है, सालों पुराना ये पुल है, उसका फोटोग्राफ ले सकते हैं।
इस तरफ गगनदीप टेम्पल है। तो जो फोटोग्राफी के शौकीन है, एक ज़बरदस्त पॉइंट है फोटोग्राफ के लिए। ओरछा का के जो फोटोग्राफ्स हैं, अगर आप उसका कलेक्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ रुकना होगा और यहाँ से फोटोग्राफी करना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। 18 किलोमीटर का सफ़र, बीच में हल्की बरसात, थोड़ा और आगे जाने पर बहुत तेज़ बरसात, और अब हमारा ये सफ़र ख़त्म होता है। जो बाइसिकल ट्रैक था ओरछा के हेरिटेज मोनूमेंट्स का, ओरछा के मंदिरों का, ओरछा के अन्य पुरातत्विक स्मारकों का, ओरछा के साहित्यिक स्थलों का, वो किले परिसर में आकर यहाँ पर ख़त्म होता है। मनोहर केवट जो कि बहुत अच्छे बाइसिकल ट्रैकर हैं, उनका और उनके साथियों का धन्यवाद जो उन्होंने यहाँ पर पूरे बाइसिकल ट्रैक में 18 किलोमीटर हमारा साथ दिया। हम अपने अगले अंक में ओरछा का जो इको टूरिज्म है, ओरछा की बनांचली के अंदर जो इको पॉइंट्स है, उसको लेकर अब आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अभी मुझे मयंक दुबे को इजाज़त दीजिए और देखते रहिएगा बुंदेली सर्कस। नमस्कार।